नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। काफी समय बाद आपके साथ फिर जुड़ने का मौका मिला और लंबे समय तक ना जुड़ पाने का बड़ा कारण भी था। और एक तो समर वेकेशन एक बड़ा कारण है और दूसरा बड़ा कारण है पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई कांस्टेबल की, उसमें 3 से 4 दिन तक जो ड्यूटीज वगैरह रहती हैं तो उस वजह से, और वो कंपलसरी थी करना। जब आप जॉब करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी चीजों को आपको करना पड़ता है, वो चाहे फिर गर्मी की छुट्टी हो या फिर आपको छुट्टियों का लॉस हो रहा हो, उससे मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से 4-5 दिन उन एग्जाम के वजह से डिस्टरबेंस रहा। और विंटर वेकेशन, सॉरी, समर वेकेशन की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है। और तो अब कल एग्जाम लगा हुआ है और हम इसलिए आज बहुत तो प्रयास में रहे कि एक कम से कम एक वीडियो आपके साथ हम जरूर शेयर करें कि एलटी का कल 13 तारीख है और एलटी का मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। मेंस, और चूंकि ये बायोलॉजी है तो हम सिर्फ बायो की बात करेंगे। और 14 तारीख को, 14/6/2026 यानी परसों के दिन जीआईसी का प्री का एग्जाम लगा हुआ है। ये दो एग्जाम बड़े एग्जाम लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हैं और अंतर भी नहीं है कि आपको को 2, 4 या 6 दिन का अंतर मिले। अभी मॉर्निंग में ही बात हो रही थी हमारे एक मित्र के साथ। उनकी टीजीटी में संभावना है 112 या 113 नंबर बता रहे थे कि उनके सही हैं। तो ऐसे कई सारे मित्र हैं। तो वो बता रहे थे उनका एलटी मेंस भी लगा हुआ है, तो वही हमसे कह रहे थे कि सर क्या करें, कैसे करें, मैं भूल जा रहा हूँ। आज कई मित्रों के कॉल आई कि सर ऐसा लग रहा है कि मुझे एलटी मेंस लिखने में कोई तैयारी नहीं है, मैं जीरो हूँ और मैं लिखूंगा कैसे। मतलब कर तैयार सब मेरा है मगर अब लग रहा है। तो मेरा कहना कि आप लोग घबराइए नहीं, सब आपको याद है। वो एग्जाम प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जो सब चीजें तैयार की ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो मेंस आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। एलटी मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एलटी मेंस में केवल यहाँ एक ही विषय लिखना है और वो है बायो। एलटी मेंस में हम अभी जीआईसी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं मगर थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि हर दूसरा और तीसरा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो मित्र है वो एलटी मेंस दे रहा है इतनी बड़ी संख्या में। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मित्रों की मेंटली तौर पर सहायता की जाए और उनको अपडेट भी कराया जाए, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्टर्ब ना करें। तो एलटी मेंस के लिए जो मित्र जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे मनोभाव से जाएं। ब्लैक पेन लेके जाएं, ब्लू पेन लेके जाएं, 1, 2, 4 पेन कलर्ड ले लें। और कलर्ड पेन से अगर चित्र बना सकते हैं तो कलर्ड पेन से बनाएं, कलर पेंसिल से बना सकते हैं चित्र तो कलर्ड पेंसिल से बनाएं। इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिए। अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखिए। अगर हिंदी में भी नहीं लिख सकते तो मिक्स लिखिए। कुल मिलाकर लिखना है। आप कोटेशन जो है, स्पेशल वर्ड्स हैं, उनको अलग कलर से डालिएगा। जैसे मैंने देखिए क्वेश्चन में यहाँ ये कलर दिया हुआ है और आंसर्स जो दिए हैं ऑब्जेक्ट इसमें, तो हाईलाइट आपको करना है। जो पॉइंट्स हैं हाईलाइट करिएगा। ये थोड़ी सी चीजें हैं। जहां भी संभव हो, जहां भी क्वेश्चन पूछे, जहां भी संभव हो, वहां पिक्चर अगर संभावना है तो पिक्चर जरूर डालिएगा। आंसर पॉइंट वाइज दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। जिनके भी 50% नंबर आएंगे, मतलब अगर 200 का पेपर है, अगर आपके 100 से एबव नंबर आ रहे हैं रिटर्न में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। क्योंकि रिटर्न की मेरिट बहुत कम जाती है। ठीक है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, केवल बायो ही देना है। जबकि जीआईसी मेंस टफ है। मेंस में आपको यहाँ हिंदी भी लिखनी है, निबंध भी लिखना है यहाँ, और बायो। ये यहाँ दो पेपर होंगे। बायोलॉजी का लिखने का अलग होगा, हिंदी और निबंध का अलग होगा, और यहाँ केवल बायो है। तो एलटी में सिंपली आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और मैंने आपको पेपर ये रखा था, जो कि मैंने आपको 10 पेपर दिए थे जैसा कि मैंने वादा किया था, वो विजेता बैच में। और तो हमने आपको बताया था ये मेन रियलिटी मेंस का मॉडल पेपर है। 1-2 मिनट का समय लेंगे जेआईसी प्री। आप जो मित्र मेंस रियलिटी नहीं देने जा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, इतना पोर्शन आप स्किप कर लीजिएगा।
बायोलॉजी डिस्क्रिप्टिव है, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ए सेक्शन में शॉर्ट होंगे, बी में लॉन्ग होंगे और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे, 125 शब्दों में लिखने हैं और जो बी पार्ट होगा वो 10 क्वेश्चन होंगे 12 मार्क्स के और टोटल लिमिट 2 या 250 के लगभग है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको जैसे कि मैंने पढ़ाया है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसे कि लिखा है डिस्क्राइब एंड स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन ऑफ टीएमबी। तो अब टीएमबी का आराम से वो वाला जो हमने ये वाला चित्र बनाया है ये वाला ऐसे फटाक से टीएमबी का चित्र बनाएंगे और उसके कैरेक्टर्स को पॉइंट वाइज लिख देंगे। Explain characteristic of archegoniate, the bryophyte called the amphibians of plant kingdom। तो चूंकि इनके रिप्रोडक्शन में जरूरत होती है, इसी तरह के माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है, इसी तरह के आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली पूछे जाएंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे उसने दिया है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेम्यूस का पूरा लाइफ साइकिल देनी है, यानी सारे स्पोर 5 प्रकार के जो है उनकी डिटेल किस तरह कहा जाता है ये देना है। इस तरह से आप जैसे कि आप देखेंगे कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ डाइकाट एंड मोनोकाट रूट हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर दिया मैकेन एंजाइम द एक्शन लॉक की थ्योरी दी जो एमिल फिशर ने दी थी। इंड्यूस फिट थ्योरी देना है। डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको देना है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछा है। यहाँ उसने थ्योरी ऑफ लाइमार्किज्म पूछा है। इनहेरिटेंस एक्वायर करेक्टर के बारे में पूछा है लाइमार्क के। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है। इसी तरह यहाँ अगर क्वेश्चन देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछा है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूछा है। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ प्लेसेंटेशन जो है एग्जाइल आदि डिफरेंट टाइप के वो चित्र, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। हमने यहाँ बताया भी था कि साइंटिफिक नेम ऑलवेज अंडरलाइन द साइंटिफिक नेम। जो साइंटिफिक नेम हो उनको इस तरह अंडरलाइन करना है या अलग कलर से आप लिखिएगा। डायग्राम प्लेसमेंट, प्लेस योर डायग्राम द लेफ्ट और सेंटर पेज। लेफ्ट साइड बनाएंगे इस साइड या फिर सेंटर बनाएंगे, राइट साइड ना बनाएं। पॉइंट वाइज आंसर दें, अगर जरूरत हो तो इस तरह डाट रखते जाएं और पॉइंट वाइज आंसर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये तो था आपके लिए ऑल द बेस्ट। सभी मित्रों को ढेर सारी बधाई मेंस लिखने के लिए। अब हम आते हैं जीआईसी के आज क्वेश्चन करा देते हैं। अब चूंकि हम आए ही हैं लाइव तो फिर आज क्वेश्चन भी करा देते हैं। ये क्वेश्चन जो है जीआईसी के लिए है और जीआईसी के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल वे में आएंगे। जीआईसी प्री के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल वे में आएंगे। क्यों ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो करा रहा है वो यूपी पीएससी करा रहा है। यूपी पीएससी करा रहा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है। इसके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि मालिकुलर सीजर किसे कहते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन कोच पॉजिटिव किसे कहते हैं। हाँ, ये इस तरह से एक एक लाइन या डेढ़ डेढ़ लाइन के क्वेश्चन सिंपल से आएंगे। तो उसी सिंपल क्वेश्चन फॉर्मेट में हम ये लेकर आए। थोड़े से कठिन क्वेश्चन लेके आए, उतने सिंपल नहीं कठिन लेके आए कि जो उसमें सिंपल के बीच में जो कठिन क्वेश्चन डाले जाते हैं वो हम लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है न्यूरल ग्लैंड इन द हार्डमानिया इज कंसीडर्ड होमोलोगस टू विच इंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। कहता है जो न्यूरल ग्लैंड होती है पक्सिनिया सॉरी हार्डमानिया में, हार्डमानिया क्या है, हार्डमानिया क्या है, तो हार्डमानिया यूरोकार्डेटा है। ठीक है, हार्डमानिया यूरोकार्डेटा है और उसमें एक न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, कहता है ये किसके होमोलोगस होती है, किसके होमोलोगस होती है या किसके होमोलोगस समझ में आती है। तो हम आपको बता दें, पहले आता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो किसके होमोलोगस होती है, तो हार्डमानिया की जो इंडो स्टाइल होती है। ध्यान में रखना क्वेश्चन यहाँ से हम पूछ रहे हैं, अगर पूछ दे हार्डमानिया की कौन सी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड के समान होती है, तो हार्डमानिया में जो इंडो स्टाइल होती है वो थायराइड के समान होती है। ठीक है, दूसरा जो इसकी न्यूरल ग्लैंड होती है, जो न्यूरल ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के समजात होती है। क्योंकि जो न्यूरल ग्लैंड होती है कुछ विशेष रसायनों का स्राव करती है, उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड भी विशेष रसायनों का स्राव करती है। जो पीनियल ग्लैंड है, अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें तो आप सब जानते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें
इसकी बात करें ह्यूमन की, मनुष्य की अगर बात करें तो इससे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स स्रावित होता है। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड भी जीवों में पाई जाती है और ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, एड्रिनल और नॉरएपिनेफ्रिन, जो एड्रिनल निकलता है वो। और ये है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और 2 नंबर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है इन विच द फॉलोइंग ब्रायोफाइट डज द स्पोरोफाइट पजेज इन इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन। कहता है इनमें से वह ब्रायोफाइट कौन है जिसके स्पोरोफाइट में इंटर जो कैलरी पाई जाती है, मेरिस्टेम, वो पाई जाती है। तो देखिए रिक्सिया जो है, रिक्सिया में सबसे सिंपल प्रकार का स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे सिंपल प्रकार का स्पोरोफाइट किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा रिक्सिया में। केवल रिक्सिया में जो पाया जाता है वनली कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैप्सूल। मार्केंसिया में तीनों चीजें पाई जाती हैं, फूट भी पाया जाता है, सीटा भी पाया जाता है और कैप्सूल भी पाया जाता है। एंथोसिरॉस में स्पेशल संरचना पाई जाती है। एंथोसिरॉस को एक्चुअली एक्चुअली में हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हॉर्न वर्ट किसे कहते हैं? हॉर्न वर्ट एंथो। एक्चुअली में ये जो आपको 25 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 25 क्वेश्चन ना होकर कम से कम 125 क्वेश्चन है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इतना डाटा दे रहा हूं कि वो 25 क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं, मगर आप इसके दम पर 125 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एंथोसिरास को हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। इसके जो स्पोरोफाइट होता है, जो इसका स्पोरोफाइट होता है, उसके जो बेस पर है, बेस पर इंटर कैलरी, ध्यान में रखना, इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। मेरिस्टमैटिक, मेरिस्टमैटिक जोन पाया जाता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक लगातार वृद्धि करता रहता है। अगर स्फैग्नम की बात करें तो स्फैग्नम को हम पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जानते हैं। इसके नाम पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से इसको जानता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में पूछा गया है। तो स्फैग्नम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पीट मॉस और बॉगमार्क। यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है रिटार्ट सेल किसमें पाई जाती है? तभी स्फैग्नम को आपको टिक करके आना है। ठीक है, और इसमें स्पोरोफाइट को सहारा देने के लिए स्यूडोपोडियम पाया जाता है। अगर पूछ दे स्यूडोपोडियम किसमें पाया जाता है, ध्यान में रखना, क्या स्यूडोपोडियम अगर पूछ दे किसमें पाया जाता है, तो स्यूडोपोडियम भी स्फैग्नम में पाया जाता है, जो स्पोरोफाइट को सहारा देता है। तो ये था, तो चूंकि आंसर हमारा है वो सी सही है, बाकी आपको डिटेल हमने उपलब्ध करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और मैं आपको जानकारी दे दूं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का मैंने लोगो थोड़ा सा चेंज किया है। हमारी जो बर्ड्स थी, अनंत उड़ाइयों, ऊंचान तक उड़ाइयां भरने वाली, वो बर्ड्स हमारी सेम है, थोड़ा सा लोगो का डिजाइन चेंज हुआ है। तो फ्यूचर में इसी तरह का लोगो देखने को मिलेगा। अभी ऐप पर वो पुराना लोगो ही देखने को मिलेगा जो अभी तक है। जब ऐप अपडेट पे जाएगा तो फिर नया लोगो हम ये वाला अपडेट करा देंगे। बाकी अब आपको डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ये लोगो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइकस सर्सिनेलिस यील्ड द कमर्शियल स्टार्च नोन एज सैगो। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा है, आपसे पूछेगा यहाँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन का मिश्रण हमने किया है, जिससे कम क्वेश्चन सॉल्व करा के ज्यादा क्वेश्चन को टारगेट कर सके। तो आपसे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे यहां पूछता है कि कमर्शियल जो सैगो है या स्टार्च है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका आंसर होगा साइकस सर्सिनेलिस से। समझ में आ गया? तो यहाँ आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। यहाँ केवल क्वेश्चन फिर बदला है, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट प्राइमरली एक्सट्रैक्टेड, पौधे के किस भाग से? कहता है कुछ साइकस सर्सिनेलिस जो इसकी जाति है, उससे हम साइगो प्राप्त करते हैं, जिसे हम साबूदाना कहते हैं। कहता है ये साइगो जो प्राप्त किया जाता है स्टार्च, वह साइकस सर्सिनेलिस के किस हिस्से से प्राप्त किया? यानी 3 ही हिस्से होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? तो कहता है क्या हम रूट
कॉर्टेक्स से प्राप्त करते हैं या फिर अन्य संरचनाओं से हम प्राप्त करते हैं। तो हम आपको बता दें, रूट कॉर्टेक्स में स्टार्च तो होता है, लेकिन इससे प्राप्त नहीं करते हैं। मैच्योर सीड में एक्चुअली में इससे नहीं प्राप्त करते हैं। स्टेम, कॉर्टेक्स एंड पिथ, ऑप्शन सी को सही करेंगे। स्टेम, कॉर्टेक्स और पिथ से इसमें क्या होता है, हाईली स्टार्च का स्टार्च का जमाव होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ स्टार्च जमा होता है, जिससे हम साइगो निकालते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन अर्थवर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि अर्थवर्म में, यानी अर्थवर्म का जो जूलॉजिकल नेम है फेल्टिमा पोस्थुमा, द ब्लड ग्लैंड्स आर सिचुएटेड विच आर द फॉलोइंग सेगमेंट। इसमें जो ब्लड ग्रंथि होती हैं या रक्त ग्रंथियां होती हैं, वो किस खंड में पाई जाती हैं। खंडों की संख्या इन्होंने दे रखी है। तो कहता है चौथे, पांचवें और छठे खंड में, सातवें, आठवें खंड में, 10वें, 11वें, 12वें खंड में, 14वें, 15वें और 16वें खंड में। तो ये जनरली किस खंड में पाई जाती है। तो इनकी जो रक्त की ग्रंथियां या ब्लड ग्लैंड्स हैं, वो चौथे, पांचवें और छठे खंड में पाई जाती हैं। जबकि सातवां, आठवां और नौवां जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ क्या पाया जाता है, तो इस पर की पाई जाती है। 6, 7, 8 एक्चुअली में इस परमोथी की 6, 7, 8, तो यहाँ 7, 8, 9 दिया, तो इस परमोथी की यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम पूछेंगे यहाँ 10वें और 11वें सेगमेंट की बात करें, इसमें दिया है, यानी इसमें और इसमें, तो इसमें टेस्टीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्टीज पाए जाते हैं। अगर हम बात करें 14वें, 15वें, 16वें खंड की, तो इस हिस्से में जनरली क्लाइटेलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम में क्या बनता है, तो कोकून बनता है। क्या बनता है, कोकून का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है 5वां, कह रहा है लैम्ब्रस क्रोमोसोम विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिवली transcribing loops are best observed during which stage of cell division। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं, ठीक है, लैम्ब्रुस जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इनका हम बेस्ट आइडेंटिफिकेशन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में कर सकते हैं, जहां इनको हम बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप बताइएगा, इनको हम बेस्ट तरीके से कब कर सकते हैं। तो पैकिटीन मियोसिस में फर्स्ट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर पूछे क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो इस अवस्था में होता है। डिप्लोटीन की अगर बात करें, तो डिप्लोटीन अवस्था में एक्चुअली में जो oocytes है, oocytes में एम्फीबियंस की कहां पाया जाता है, तो एम्फीबियंस, एक ये भी पूछ सकता है कहां पाया जाता है, एम्फीबियंस के oocytes में। तो एम्फीबियंस के oocytes में मियोसिस की जो फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज होती है, यहां हमें ये दिखाई देता है और लूप बनते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। डाइकाइनेसिस की बात करेंगे, तो इसमें चीज मैटा का निर्माण होता है। चीज मैटा का निर्माण होता है। ये भी बहुत पूछता है कि चीज मैटा कब बनता है, तो डाइकाइनेसिस स्टेज में। ठीक है, कहां बनता है, तो चीज मेटा का सॉरी, चीज मेटा का निर्माण नहीं होता, चीज मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन, चीज मेटा कब बनते हैं, तो देन पैकेटिन के बाद डिप्लोटीन में चीज मेटा का निर्माण होता है, और डाइकाइनेसिस में चीज मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी खसकना शुरू हो जाते हैं, ध्यान में रखना। और जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी सिनेप्सिस होती है। ठीक है। हाँ, तो अगर चीज मेटा का निर्माण की बात करें, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में चीज मेटा निर्माण होता है, डाइकाइनेसिस में चीज मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा नजदीकी का मामला है, तो क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 पर। कहता है द टिपिकल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट इन एंजियोस्पर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द
मैच्योरिटी एज। देखिएगा, तीन प्रकार के एम्ब्रियोसाइक हमने पढ़ाए हैं, पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियोसाइक और बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, तीन प्रकार के एम्ब्रियोसाइक है। उनमें सॉरी, तीन प्रकार के, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और ट्राइस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में हम लोग एलियम सॉरी पॉलीगोनम टाइप और ऑर्निथेरा दो पढ़ते हैं। बाइस्पोरिक में हम लोग जो पढ़ते हैं वो एलियम टाइप को पढ़ते हैं। और टेट्रास्पोरिक में हम लोग कई सारे प्लम्बैगो आदि पढ़ते हैं। तो उसमें कहता है पॉलीगोनम जो इस तरह का एम्ब्रियोसाइक होता है, ये ऐसे, वो तीन एंटीपोडल सेल होती हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, और ये एक दो से निर्मित, तो तीन तीन छह। और अब यहाँ कहता है कितनी कोशिकाएं और कितना क्या पाया जाता है, तो यहाँ 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 7 सेल, देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये एक सेल, 7 सेल है। और ये दो केंद्रक अलग रहते हैं, 3 3 6 7 और 8। तो हमारे केंद्र कितने पाए जा रहे हैं, तो 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, 7 सेल पाए जा रही है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, कहता है क्वेश्चन नंबर 7, जाइलम वेसल्स आर इंटायरली एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिली। कहता है कि एक्चुअली में जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलियां हैं जिन फैमिलियों में जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। उस फैमिली का नाम बताना है। वो है हमारी विंट्रेसी फैमिली। कौन सी है, विंट्रेसी जो हमारी फैमिली है, वो विंट्रेसी फैमिली है जिसमें क्या होता है, जाइलम वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। इसमें केवल क्या पाया जाता है, ओनली ट्रैकिड्स पाया जाता है, ट्रैकिड्स पाया जाता है। ठीक है। और मैग्नोलिएसी की अगर बात करें तो ये प्रिमेटिव प्रिमेटिव एंजियोस्पर्म फैमिली है, एंजियोस्पर्म फैमिली है। ठीक है। अगर एनोनिएसी की बात करें, इसमें कस्टर्ड एप्पल आता है। कौन आता है, कस्टर्ड एप्पल आता है। अगर कभी पूछ दे हम आपको बताते चल रहे हैं। रेनकुलेसी में तो जानते हैं बटर कप आता है। क्या आता है, बटर कप आता है। ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहता विच स्पीसीज इज हनी बी नोन एज द यूरोपियन बी। कौन सी स्पीसीज है जो यूरोपियन बी, कहता विच स्पीसीज हनी बी इज नोन एज द यूरोपियन बी एंड हाईली प्रीफर्ड द कमर्शियल एपीकल्चर ऑफ इंडिया। कहता है यूरोप की वह कौन सी बी है, बी का मतलब मधुमक्खी है, जिसका हम कमर्शियल शहद के लिए प्रयोग करते हैं या शहद का उत्पादन करते हैं। एपिस डॉर्सेटा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। इसे पाला, ये क्वेश्चन पूछता है, पाला नहीं जा सकता। आपसे एग्जाम में पूछता है वह कौन सी हनी बी या वो कौन सी मधुमक्खी है जिसको हम पाल नहीं सकते। तो वो कौन सी मधुमक्खी है, एपिस डॉर्सेटा, जो कि चट्टानों की दरारों में, पुराने वृक्षों में, पुराने किलों खंडौरों में पाई जाती है, और सबसे बड़ी होती है, जिसको हम भौरा मक्खी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है एपी सेरेना इंडिका और एपी फ्लोरा एपिस मैलीफ्लोरा। तो हम आपको बता दें एपिस कैरेना इंडिका, इसको इंडियन बी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे इनमें इंडियन बी कौन है, तो फिर एपिस सेरेना इंडिका है। एपिस अगर फ्लोरा बोले, इसे लिटिल बी के नाम से जानते हैं, छोटी, लिटिल बी के नाम से जानते हैं, छोटी मधुमक्खी के नाम। एपिस मेलीफेरा को हम यूरोपियन यूरोपियन बी या मक्खी के नाम से जानते हैं। यह शांत स्वभाव की होती है और इसमें शहद का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे ऐप डॉक्टर नोट, हमारी वेबसाइट drnotesbiology.in पर हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हमारे दो बैच अवेलेबल हैं, एक विजेता बैच है और एक जो बैच है वो है, एक हमारा विजेता बैच है और दूसरा जो हमारा बैच है
वो देखो मैं नाम भूल गया अपने ही बैच का। लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच है। ये बैच टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सबके लिए, असिस्टेंट के लिए डिजाइन है। आप इनको ले सकते हैं केवल 1199 पर। वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी परचेज डेट से, जिस डेट को परचेज करेंगे। हमारा जो प्रैक्टिस बैच है वो उसमें 97 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी के जो नए फॉर्मेट उसके दिए, बाकी पुराने फॉर्मेट के 90 वो केवल है 599। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच आर द फॉलोइंग फास्फोलिपिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन आउटर एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहता है कि जो फास्फोलिपिड पाई जाती है सबसे ज्यादा एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी है जो देखने को वहां मिलती है। तो पहला दिया है फास्फोटाइडेला सेरिन, ये दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये मुख्यतः साइटोसोलिक परत में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर पार्ट में पाई जाती है, इनर पार्ट में पाई जाती है। दूसरा है जो फास्फोटाइडल थियोनोलामाइन है, ये कहां पाई जाती है, ये भी इनर पार्ट में पाई जाती है। फास्फाटाइडल कोलाइन जो है ये कहां पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है इसे हम ये कहां पाई जाती है, एक्सोप्लाज्म पाई जाती है, एक्सोप्लाज्मिक। तो ऑप्शन यही वाला हम सही करें। और ये वाली जो है ये फास्फोटाइडेला टाइडेलिनो सिटॉल जो है ये सेल सिग्नलिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल सिग्नलिंग, अगर पूछे सेल सिग्नलिंग में कौन फास्फोलिपिड भूमिका निभाती है, तो ये डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द इनफेमस ले इनफेमस जो इनफेमस लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश पोटैटो फैमिन स्क्वाड, जो अकाल पड़ा था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज से पड़ा था। जो अकाल पड़ा था या एक त्रासदी आई थी वो इसमें किसके द्वारा था, लेट ब्लाइट। अल्टरनेरिया सोलनाई से अर्ली ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, सॉरी पोटैटो होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस से रस्ट डिजीज होती है। ऑस्ट्रेगोटिसाई से स्मट होता है। तो ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 11 पर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज लिविंग फॉसिल पजेस डिस्टिंक्टिव फैन शेप्ड लीफ। कहता है इनमें से वह कौन है जो लिविंग फॉसिल्स है, क्या है, लिविंग फॉसिल्स है और उसके जो पत्ते होते हैं या पत्तियां फैन के पंखे के आकार की होती है, पंखे की जगह चौड़ी इस तरह, जैसे नहीं हाथ वाला पंखा डुलाया जाता है, करा जाता है। तो इसमें कौन है, तो वो है गिंगो बाइलोबा। एक्चुअली में लिविंग फॉसिल्स जब आते हैं, फॉसिल्स हम पढ़ते हैं आ, खासकर जिम्नो में, तो वहां दो पढ़ते हैं, एक गिंगो पढ़ते हैं, गिंगो, और दूसरा हम साइकस पढ़ते हैं। तो यहाँ गिंगो की अगर पत्तियां देखेंगे तो ये कुछ पत्तियां इस तरह से ऐसी होती पंखे के आकार की, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। पाइनस जिराडियाना से चिलगोजा प्राप्त करते हैं, चिलगोजा। ये क्वेश्चन अभी टीजीटी 2026 में पूछा गया था, चिलगोजा किससे प्राप्त करते हैं, पाइनस जिराडियाना से। और ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था टीजीटी 2026 में, भी घुमाकर पूछा गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाल देते हैं। कहता है द फिनोमिना ऑफ एपोमिक्सिस इन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी स्ट्रिक्टली रिफर्स टू, जो एपोमिक्सिस है,
ध्यान में रखा। एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टारगेट करता है, एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टारगेट करता है, यानी बिना गैमीट के फ्यूजन को। ठीक है, तो एपोमिक्सिस हमसे उसने पूछा है एम्ब्रियोलॉजी में, किसको शो करता है देख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये इसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं, कार्पी। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यही सही होगा। बीज का निर्माण बिना निषेचन के यदि हो रहा है तो उसे हम एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो, इसे बोलते हैं, और मल्टीपल एम्ब्रियोज द सिंगल सीड्स, तो ये कहलाता है, जैसे कि सीट्रस में लिनियस ने खोजा था पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। और लास्ट है कि जो कहता है मैचुरेशन ऑफ एंथर स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम्स, तो इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी के नाम से जानते हैं। अगर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर मैच्योर होती हैं तो ये आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होकर क्रॉस होता है, तो डाइकोगैमी के नाम से आते हैं। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कहता है इन फर्टिमा द टिफ्लोसोल इज हाईली वेस्कुलर इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, फॉर्म विच सेगमेंट डज इट टिपिकली बिगिंस, ये किस सेगमेंट से शुरू होता है? ध्यान में रखना, ये किस सेगमेंट से शुरू होता है। तो टिफ्लोसोल का मुख्य कार्य है भोजन पाचन के लिए ज्यादा सतह देना, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन में कई सारे फोल्ड होते हैं। जब आप केचुए की आहार नाल का अध्ययन करते हैं, सॉरी इस तरह से, तो यहां आप देखेंगे इस तरह से उल्टी संरचना चलती है ऐसे। तो अब ये किस सेगमेंट, तो ये 26 सेगमेंट से बिगिन करती है, शुरुआत करती है। और 15वें खंड से इसकी इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है 15वें खंड से। अगर हम 10वें खंड से बात करें, 9वें से लेकर 14वें खंड तक स्टोमक का हिस्सा होता है। कौन से? 9वें से लेकर 14वें तक स्टोमक होता है। ठीक है, अगर हम 35 खंड की बात करें तो इसमें टिफ्लोसॉल केचुए के अंतिम 23 से 25 खंड को छोड़कर बाकी बाकी आंत में फैले रहते हैं। तो हम ऑप्शन को जो सही करेंगे वो 26 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच सेलुलर ऑर्गेनल्स मोस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो कौन है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण करता है? तो वो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ वाला क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। गोल्जी ऑपरेटिस की बात करें तो प्रोटीन और लिपिड पैक कर एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। पेरोक्सीसोम तो आप सब जानते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मेटाबॉलिज्म है उससे संबंधित है, और फोटो रिस्पेशन संबंधित है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कोरागिनन इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट द फाइकोकोलाइड यूज टू द स्टेबलाइजिंग एजेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वाला। कहता है जो कोराजीनेन है, कोराजीनेन जो है वो प्राप्त किससे करते हैं, किस शैवाल से? ब्राउन एल्गी से। तो ये जनरली ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राय ब्राउन एल्गी से, नहीं नहीं सॉरी, ब्राउन से नहीं प्राप्त करेंगे, रेड एल्गी से प्राप्त करेंगे, रोडोफाइसिस। ब्राउन एल्गी से एल्जिन प्राप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी से क्या होगा, प्राप्त करते हैं? तो एल्जिन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? अगर पूछेगा एल्जिन एसिड किससे प्राप्त करते हैं तो इसको लगाएं। ठीक है, तो यहां हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा रेड एल्गी। रेड एल्गी से हम कैरागीनन जो है वो प्राप्त करते हैं, जो आइसक्रीम की थिकनेस बढ़ाने में काम में आता है, स्टेबलाइजिंग के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। द comprehensive system of plant classification proposed by
जे हचिंसन ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज प्राइमरली। कहता है जो हचिंसन ने क्लासिफिकेशन दिया था वो कैसा दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर्टिफिशियल दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। नेचुरल बैंथम ने दिया था, बैंथम और ओकर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक हचिंसन ने दिया था। इनकी पुस्तक है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एग्जाम में पूछ सकता है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने लिखी? तो आपका आंसर होगा हचिंसन ने लिखी। हचिंसन का वर्गीकरण किस आधार पर था? तो वो फाइलोजेनेटिक या जातिवृत्तीय वर्गीकरण था। ठीक है। और फिनेटिक जो है ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर आधारित है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पर आधारित। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी 2026 में भी पूछा गया है कि नलीसोमी इज एक्सट्रीम टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी जेनेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय विच क्रोमोसोम फार्मूला। 2n-1 को मोनोसोमी कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। 2n-2 को नलीसोमी कहते हैं, नलीसोमी कहते हैं। 2n+1 को ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। 2n+2 को टेट्रासोमी कहते हैं, टेट्रासोमी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में 2n-1 दिया रहे तो मोनोसोमी, 2n-2 दिया रहे तो नलीसोमी। तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? बी को। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कहता है इन द C4 फोटोसिंथेटिक सॉरी कहता है इन द C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज मीजोफिल सेल। कहता है C4 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का वो कौन होता है? तो कहता है C4 प्लांट की बात कर रहा है, रूबिस्को होता है या पेप होता है या ऑक्सैलिक एसिड होता है या मैलिक एसिड होता है। तो हम आपको बता दें कि C3 प्लांट में जो पहला CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है रूबिस्को। अगर C3 पूछता तो ये सही करते। यहां पूछा हुआ है तो यहां होगा पेप। C4 में क्या होता है? पेप होता है CO2 एक्सेप्टर। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड C4 का पहला स्टेबल अगर को कंपाउंड पूछे, कंपाउंड पूछे कि पहला स्थायी कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एसिड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। तक कहता द रिमार्केबल फिनोमिना ऑफ रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस इज डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ कार्डेट। तो रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि प्रतिगामी कायांतरण, यानी यहाँ जटिलता से सरलता की ओर परिवर्तन होता है। जनरली क्या होता है? सरल से जटिल में जीव बदलते हैं, यहाँ जटिल से सरल में बदलते हैं। ये देखने को मिलता है हार्डमानिया में। हार्डमानिया जो सदस्य है वो यूरोकार्ड है। सिफाइलोकार्डिएटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एम्फिऑक्सस पढ़ते हैं। यूरोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में ब्लेनोक्लासस पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द डायनेमिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट बायोलॉजी कम्युनिटीज द कंट्री द इकोसिस्टम इकोलॉजिकल टर्म। कहता है दो कम्युनिटी हैं और जो ट्रांजिशन जोन्स है यानी ए और बी का, इसे बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ईएलटी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था इकोटोन से। ठीक है। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो जनरली हम उसको इकोटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर कह रहा है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन लिए हैं। द प्रेजेंस ऑफ गायनोबेसिक स्टाइल which arise that directly from the central base of ovary lobe. The characteristic feature of diagnostic features of the which family। कहता है गायनोबेसिक स्टाइल जो होता है वो आधार से निकलती है और किस फैमिली का विशेषीकृत लक्षण है जिसमें गायनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलती है। तो गायनोबेसिक स्टाइल जो देखने को मिलती है वो लैमिएसी या लैविएटी या तुलसी का विशेष लक्षण है। किसका है? तुलसी का लक्षण है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रॉग, फ्रॉग का जो भ्रूणी विकास होता है, द मार्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल इन्वॉल्विंग द इनवर्ट टर्निंग ऑफ द प्रिजम्पटिव
endosperm and mesoderm, endoderm और mesoderm over the dorsal leaf of the blastopore स्पेसिफिकली टर्म। कहता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे एपिबोली के नाम से जानते हैं या किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं? इनोवल्यूशन के नाम से, इनोवल्यूशन के नाम से जानते हैं जब चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23 पर चलते हैं। कहता है इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन विच द फॉलोइंग डीएनए पॉलीमरेज इज टाइटली एसोसिएटेड विद प्राइमेज एंड primarily responsible for the initiating the synthesis of both the leading and lagging strand। तो इसमें से कौन है? तो कहता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एपिसाइलोन या गामा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। क्या सही करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब दो क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। कहता द रैपिड इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिंगल एंसेस्ट्रल lineage into variety of species that occupy different ecological niche is the best described as। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? और क्वेश्चन नंबर 25 भी आप आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग photoreceptors is primarily responsible for the perception red and far red light, the mediating morphogenic responses such as seed germination and flowering। तो अब बताइएगा इसमें फाइटोक्रोम है, जियाजेंथिन है या फाइटोट्रोपिन है या साइटोक्रोम? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और आपको 13 तारीख के ईएलटी मेंस के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको जीआईसी 14 तारीख के प्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना बेस्ट दे के आइए और मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का हर सदस्य, जितने लोग एलटी प्री दे सॉरी एलटी मेंस दे रहे हैं वो सब फाइनली जॉब पाए और जो लोग जीआईसी प्री दे रहे हैं वो सबको मेंस देने का मौका मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।